ज़राअत के में खुशामदीद। ज़रार खोड़ो, वसतुल्लाह ख़ान, शाहज़ेब गिलानी का सलाम कबूल कीजिए। आज जुमा है, आज हम कम बोलेंगे, आपकी हम ज़्यादा सुनेंगे, आपकी फ़ोन कॉल्स लेंगे। नंबर स्क्रीन पर आ रहा है या आ जाएगा बहुत जल्द। पहले हमारी जो 3 लाइनों में हमारे पास जो कॉलर्स मौजूद हैं, पहले हमारे साथ हैं कराची से अली हैदर जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी शुक्रिया मौका देने के लिए। मैं इस मुतालिक बात करना चाह रहा था कि अभी पिछले दिनों जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का इलेक्शन हुआ है और काफ़ी उस बारे में बात की गई है। पाकिस्तान में भी एनालिसिस किया गया है कि पॉपुलिस्ट लीडर जो है वो इलेक्ट हो गया है और पाकिस्तान में एक पॉपुलिस्ट लीडर का रास्ता रोक दिया गया है। अमेरिका के अंदर वो इतनी रुकावटों के बावजूद भी वो अपना इलेक्शन जीत गए हैं। तो पॉपुलिस्ट का जो लफ्ज है वो इतना बैड ओमेन उसके साथ अटैच हो गया है। मैं आप लोगों की इस बारे में राय जानना चाह रहा था कि पॉपुलिस्ट का लफ्ज इतना बुरा क्यों है, जबकि पॉपुलिस्ट की अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इट्स अ पर्सन और स्पेशली अ पॉलिटिशियन who strives to appeal to ordinary people who feels that their concerns are disregarded by established elite groups। और इसका डेफिनेटली एक इम्प्लीकेशन वाला मतलब ये भी है कि जो पॉपुलर सपोर्ट रखता है तो एक तरफ दाएं बाएं बाजू के लोग जो लेफ्टिस्ट हैं वो डेमोक्रेसी को प्रीच करते हैं और पॉपुलिस्ट जो कि इतनी एक नेक मिशन में गालिबन काम कर रहा है और उसके बाद पॉपुलर काउंटिंग भी है 51% से ज्यादा की अगर उसके पास परसेंटेज उसको सपोर्ट कर रही है तो उसको क्यों वो हक के राय दही या हक के हुक्मरानी देने से इतना वो रिलक्टेंट है। इस बारे में मैं आप लोगों की बहुत अच्छा सवाल है, शुक्रिया अली हैदर जैदी साहब। जी बताएं। आप स्टार्ट करें। नहीं आप बताएं। मैं शुरू करता हूं लेकिन आप मैं आऊँगा पीछे। अच्छा, आपकी तमाम बातों से जैदी साहब मुझे इत्तफाक है कि ज़ाहिर है पॉपुलर है तभी वो जीतता भी है और अवाम उस पर एतमाद भी करते हैं। लेकिन ये जो पॉपुलिस्ट है इसका एक बैकग्राउंड है, इसकी वजह से कुछ लोग इसको बकौल आपके एक नेगेटिव कपड़े पहनाने की कोशिश करते हैं। मसलन पहला जो पॉपुलिस्ट लीडर मेरे जहन में आ रहा है वो है हिटलर। उसने जो है वो भी ज़ाहिर है वोट लेके आया था, प्रॉपर जो इलेक्शन होते हैं उसमें जीत के आया था और उसने नारा लगाया था कि मैं जर्मन कौम को जो है वो अज़मत की बुलंदियों पे पहुंचा दूंगा। उसका नतीजा क्या निकला आपके सामने है, जर्मनी बर्बाद हो गया। दूसरा उसी ज़माने में पॉपुलिस्ट लीडर था मुसोलिनी। उसने भी यही कहा कि जो कदीम रूमी सल्तनत है उसकी अज़मत, एक तो ये जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं ये अज़मत रफ्ता में ले जाने के बहुत शौकीन होते हैं और ज़ाहिर है कि माजी हमेशा सुनहरी होता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि यार जो माजी मैंने सुना है उसी में मैं जाऊं जहां मेरे बुज़ुर्ग मज़े कर रहे थे। लेकिन वो माजी जो है जब हाल होता है तब भी बुरा होता है, मगर चूँकि वो माजी होता है इसलिए हमें अच्छा लगता है। तो उसने कहा रोमतुल कुबरा, लोगों ने कहा हल्ला आ गया और उसके बाद उसने सारे जो इदारे थे वो स्मैश कर दिए। हमारे दौर में जो ज़िंदा मिसाल है वो नरेंद्र मोदी की है। उसने कहा कि जी ये सारे जो बैंक की लूटी हुई दौलत है कौम की जो स्विट्ज़रलैंड में जमा है 2014 में जब वो जीता था मैं लाऊंगा और हर भारतीय की जेब में 15 लाख रुपए होगा। फिर उसने इसी तरह के और भी वादे किए और हर इलेक्शन में उसके वादे चेंज होते रहे और लोग जो हैं ज़ाहिर है उसे वोट देते रहे। तो एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें वहीं घूम घाम के आ जाती हैं और कोई कंक्रीट काम होता भी है तो उसका एंड वो तारीख़ ने बताया है कि अच्छा नहीं होता। अर्जेंटीना की मिसाल है जनरल पेरोन, रिटायर्ड जनरल पेरोन, वो भी पॉपुलिस्ट लीडर के तौर पे आया था लेकिन उसके बाद उसकी बेगम एवा पेरोन भी आई। लेकिन क्या हुआ, अर्जेंटीना में उन्होंने धड़ाधड़ पॉपुलिस्ट इक़दामात करने की वजह से हुआ ये कि पूरा मुल्क कर्ज़ों में जकड़ गया और कई बरस तक जो है आलमी बैंक और IMF की गिरफ्त में रहा, लोगों का हाल बुरा हो गया। तो इसलिए लोग कहते हैं कि आप नारे लगा के तो आ जाएंगे और लोग आपके बातों पे यकीन कर भी लेंगे, लेकिन क्या प्रैक्टिकल भी हैं और क्या इनका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इसलिए लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जी पॉपुलिस्ट हैं मगर देखते हैं क्या होता है। अच्छा बिल्कुल,
अगेन जैदी साहब, एक्सीलेंट क्वेश्चन। अक्सर हम देखते हैं कि जो एक लफ्ज़ की जो डिक्शनरी मीनिंग होती है, जैसे आपने दुरुस्त फरमाया, जो पॉपुलिस्ट की डिक्शनरी मीनिंग है, और जिस तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अब ख़ास तौर पर अभी जैसे वसत ने जो कुछ मिसालें दी, वेस्टर्न पॉलिटिकल ट्रेडिशन में पॉपुलिस्ट अब एक नीम गाली है, राइट। मेरी नज़र में जिस तरह हम देख रहे हैं कि पॉपुलर एंड पॉपुलिस्ट, तो एक तो है कि जो अब आपने जो एग्जांपल दिए थे वो एक तरह से डिक्टेटर्स ही थे, जो अर्जेंटीना का था, मसोलिनी भी इलेक्टेड नहीं, मसोलिनी तो नहीं था ना सर, नॉट इन दैट वे। तो अगेन, या ट्रंप की अगर हम बात करें या हम यहाँ लोकली बात करें, तो ये पावर ऑफ द वोट के थ्रू आए हैं, राइट। सो दे आर पॉपुलर, दे मे बी पॉपुलिस्ट, लेकिन दे आर ऑल्सो पॉपुलर। मेरा ख्याल है कि जो बेहतर लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, अब हम थोड़ी सी डिक्शनरियों में घुस रहे हैं, वो है डेमागॉग। क्योंकि डेमागॉग क्या होता है कि वो, देखिए अगेन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन अपीलिंग टू द पीपल, सब लोग आवाम को ही अपील करते हैं ना, और कई बातें करते हैं। डेमागॉग एक तरह से, अब मैं शायद सही तरह इसको एक्सप्लेन ना कर सकूं, लोगों को उकसाता है, ही केटर्स टू देयर बेसिस्ट सेंटिमेंट्स। तो मेरा ख्याल है कि मैं ज़ाती तौर पर पॉपुलिस्ट की जगह मैं डेमागॉग इस्तेमाल करता हूँ, बिकॉज नेगेटिव जो कॉनोटेशन है वो डेमागॉग में है। पॉपुलिस्ट बज़ाहिर इटसेल्फ, इन एंड ऑफ इटसेल्फ देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, उसका इस्तेमाल गलत होता है। पाकिस्तान की मैं एक आखिरी मिसाल दूंगा, यहाँ पर एक वक्त था कि किसी को तुम लिबरल कहो तो वो गाली है, यार ये साले लिबरल फैशिस्ट। अच्छा, वहाँ पर भी जो बेचारे लिबरल थे वो कहते थे यार ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक लिबरल ये होता है। तो पॉइंट इज कि उस वक्त पे डेफिनेशंस की बात नहीं आती, वो इस्तेमाल पे आ जाता है। बहुत लफ्ज़ हैं जो, जैसे आजकल कुछ अल्फाज हैं जो अब गाली हैं लेकिन एक ज़माने में नहीं थे। तो these things change, लेकिन आई थिंक आपको बुनियादी पॉइंट है, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद बीइंग पॉपुलर। पॉपुलर होके ही तो आते हैं, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद बीइंग अ डेमागॉग। जैसे सेकुलर है, उसको आमतौर पे यहाँ मस करके पेश किया जाता है, उसका मतलब लादीन। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकुलर वो होता है जो तमाम अदियान का एहतराम करता है कि हर आदमी का अक़ीदा उसकी पर्सनल चीज़ है, वो जिस चाहे अक़ीदे पे चाहे कारबंद रह सकता है। और मज़े की बात है, जो यहाँ सेकुलर को गाली बना के पेश करते हैं, वही इंडिया में जो मुसलमान क़यादत है वो ये कहती है कि अगर हिंदुस्तान से सेकुलरिज़म का ख़ात्मा हो गया तो ये मुल्क टूट जाएगा। वहाँ अलग और वहाँ पर सेक्युलर को सेक्युलर कहते हैं। हाँ। तो वसत और ज़रार ने काफ़ी तफसील से एक्सप्लेन कर दिया। मैं सिर्फ 2 लाइनें इसमें ये इजाफ़ा करूँगा कि मेरी नज़र में ये जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं जिनमें एक कदर मुश्तरक होती है, वो ये भी कि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ओवरली सिंपलिस्टिक तरीके से उसका सलूशन देते हैं, नारे देते हैं, विजन देते हैं, और वो अवाम में बिकता है। वो बातें कहते हैं जो अवाम में बिकती हैं। उनके पास कोई अमली प्लान अक्सर होता नहीं है। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये कि वो अवाम को इश्तियाल दिलाते हैं, वो उकसाते हैं, वो इनकलाब की बातें भी करते हैं, और फिर हमने देखा है कि उससे आगे जाकर तबाही ज़्यादा आती है। वो सुनहरी माजी भी बेचते हैं, वो सुनहरी माजी बेचते हैं, सुनहरी मुस्तकबिल भी बेचते हैं। तो ये इस चीज़ को वॉच आउट करना चाहिए। जो भी आपके मकबूल लीडर हैं, जिनके शहर में अगर आप मुब्तला हैं, ये उनका जो अमल है उसको परखना चाहिए, देखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि इफ़ समथिंग इज़ टू गुड टू बी ट्रू, इट्स नॉट गुड और ट्रू। तो आगे बढ़ते हैं। काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं राइल अशर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? क्या हो रहा है फेसबुक में? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अच्छा, मैं ये आपका देख रहा था, माशाल्लाह आज उन्होंने साहब ने सवाल भी बड़ा अच्छा किया, आपने जवाब भी अच्छा दिया। मेरा इसमें एक सवाल है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की हद तक रखूंगा कि पाकिस्तान में मेरी नज़र में 3 पॉपुलर तरीन लीडर थे जिन्होंने इलेक्शन के थ्रू जिनको काफ़ी ज़्यादा मतलब अवाम की सपोर्ट मिली। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1970 में मिली, फिर 88 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मिली, फिर आपके 97 में मियाँ नवाज शरीफ को मिली, फिर ये जो 2024 के इलेक्शन है ये तो डिस्प्यूटेड थे, इसमें चले कह लीजिए 2018 में इमरान खान को मिली। पर मेरा आप लोगों से जो सवाल है कि ये जो हमारे तीनों चारों पॉपुलर तरीन लीडर जो बने थे जिन्होंने इतने वोट लिए, इनका हशर क्या हुआ और ये हशर क्यों हुआ? मेरे 2 सवाल हैं कि ये इनके साथ हशर जो हुआ आपका क्या ख्याल है? देखिए, मेरा ख्याल तो ये है कि जो इनके नारे थे ना, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तो रोटी कपड़ा मकान, वो इम्प्लीमेंट करना इतना नहीं कर सके इन्होंने। माजरत के साथ पीपल पार्टी ने इसको आज तक स्लोगन को वो इस्तेमाल करते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। ना रोटी दी, ना कपड़ा दिया, ना मकान दिया। और
उसके बाद 97 में जब मियां नवाज शरीफ ने दिया था, उन्हें कहा था जी मैं इस मुल्क में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ले आऊंगा, पाकिस्तान में इतनी होंगी जॉब अपॉर्चुनिटी होंगी, इसके लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे, पर कुछ नहीं हो सका। फिर जो तीसरे लीडर थे हमारे जो हैं इमरान खान, उन्होंने 2018 में कहा था जी मैं कड़ा एहतसाब करूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वही बात कि मैं $400 मिलियन जो कहा था मुराद सईद ने, लाऊंगा 200 मिलियन, IMF के मुंह पे मारूंगा, 200 मिलियन पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा। तो माजरत के साथ जो आप लोग बात करें, ठीक है, हमारे लीडर ना अवाम के साथ, जो अभी वसतुल्लाह साहब ने कहा, गलत बयानी और झूठ से काम लेते हैं। इसीलिए देखें ये जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं उसी तेजी के साथ इनका ग्राफ फिर नीचे आता है। ठीक है अगर जी, ये मेरा ख्याल है कि बोलिए। शायद रहील भाई और पता नहीं है, मेरे जहन में आ रहा है कि शायद एक और वजह ना हो। पाकिस्तान में देखें ये मंशूर बिल्कुल, देखें अगेन कंप्लीट एनालिसिस है ना, मतलब नहीं, शायद पता नहीं, मैंने थोड़ी बहुत तारीख पढ़ी है। कौन पाकिस्तान में निकालता है, कोई फांसी पे सिविलियन कौन चढ़ाता हुकूमत है, मंशूर जला की वतन बुनियाद कौन पे, करता है, बॉम्बिंग कौन करता है, पार्लियामेंट को कौन तोड़ता है। पाकिस्तान में कोई सिविलियन हुकूमत मंशूर की बुनियाद पे नहीं हारती, उसे मुद्दत पूरी होने से पहले ही निकाल दिया जाता है। मंशूर बेचारे का कोई कसूर नहीं। क्योंकि देखें अगर ऐसा हुआ होता कि अवाम आती, भुट्टो साहब को घेरती और कहा कि यार ना तूने रोटी दी, ना तूने घर दिया, ना तूने क्या है रोटी कपड़ा मकान, हम तुम्हें फांसी पे लटका रहे हैं। मैं आपकी बात के साथ अग्री करता, लेकिन आपकी जो आपने जो हिस्ट्री लेसन दिया है ना रहील भाई, में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। क्रूशल आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो यार अब और अवाम तो वैसे भी बेवकूफ़ होते हैं, गलत फैसले कर लेते हैं, फिर उन्हें सही करना जो है आकिल बालिग जो हुक्मरान है उनका काम है, एस्टेब्लिशमेंट का काम है। खैर लंबी बहस हो जाएगी ये। लाहौर चलते हैं, फजलुर रहमान साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, फजलुर रहमान लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज 3 मौजूद में मैं सर बात करना चाहता हूँ। ठीक है सर, शुरू हो जाए। सर एक तो ये सर 20 साल हो गए हैं, अभी तक हम महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सके। दूसरा सवाल जी सर, अभी तक हम महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सके। हमारी हुकूमत हम क्या कर रही है, ठीक है, महंगाई का हो गया। दूसरा सवाल। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये हो गया कि फजूल पैसे खर्च किए जा रहे हैं अवाम। ये देखिए, यही बात आ जाती है कि 20 साल हो गए, इतने हमारे हालात खराब हैं। सही है, अच्छी भले सड़कें बनी हुई थी, खरबों रुपया जाया कर रहे हैं। और मैं बार बार ये कहता हूँ, आप आके देख लें, ये सगिया पुल के पास जो रोड बनाया है, यकीन माने आप देखिए, आपको कुछ ना कुछ नजर आएगा ना। इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने एक्सीडेंट, आप ये देखिए कि पता ही ना हो जाना किधर, आने वाला भी एक तरफ एक तरफ आ रहा है, जाने वाला तीसरा मसला, दूसरा मसला ये कि सगिया पुल का जो रोड है वो खराब है। तीसरा मसला और फजूल खर्ची हो रही है। अच्छा सर, तीसरा सवाल मैं खेल स्पोर्ट के हवाले से करना चाहता हूँ। देखिए यही बात मैं करना चाहता हूँ। जो कॉन्ट्रेक्टर का मतलब कि सड़कें बनाने वाला बंदा है, उसको आप टीम का वो बना लेते हो, हेड बना देते हो। जो हमारे जैसे रमीज आया साहब हैं, वो हमारे क्रिकेटर थे, इतने अच्छे वो कोचिंग वो का होता संभाले थे। इस तरह के जब हालात होंगे तो फिर कैसे? ठीक है ओके। बुनियादी मसला ये है कि चूंकि सड़कें खराब होती हैं, इसलिए दोनों चीजें भी उससे नहीं, महंगाई है, फजूल खर्ची है, सड़कें खराब और रमीज राजा साहब कुछ जाते हैं नहीं, और मतलब बद इंतजामी है। हाँ बैड हम भी देखें तकरीबन मेरा ख्याल है कि बैड गवर्नेंस 40 में यही सवाल पूछ रहे हैं, अभी तक जवाब नहीं मिला। क्या पूछा? वक्फा ले लें। बैड गवर्नेंस कब तक चलेगा? चलता ही रहेगा, फिलहाल चलता रहेगा। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। जावेद खोड़ो हैं कराची से। जी खोड़ो साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सर, ये आजकल जो 26वीं आईनी तरमीम का जब भी हम टीवी देखते हैं या कोई प्रोग्राम देखते हैं तो बार बार 26वीं तरमीम पे बहस और मुबाहिसे होते रहते हैं। तो हेलो जी बोले एक हम आपका प्रोग्राम देख रहे थे जिसमें फवाद चौधरी कह रहे थे बिलावल जरदारी साहब के लिए कि उसको कोई पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायदे आज़म ने किसी दौर में नहीं कही थी। तो एक दिन मैं अपने बेटे को पढ़ा रहा था, इस 9th ग्रेड में पढ़ रहा है कैम्ब्रिज में, तो उसने जब मुझे ला के दिया तो मैं उसको पढ़ा रहा था, तो उसमें भी कायदे आज़म ने किसी दौर में डिमांड दी कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बननी चाहिए। अब वो इस वक्त भी
जब 18वीं तरमीम हुई थी, आज मैं इत्तफाक से निसार खुड़ो साहब का प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमने 18वीं तरमीम जब की थी तो उसमें पार्लियामेंट को हमने एम्पावर किया था कि वो जजेस की अपॉइंटमेंट कर सके या जितने भी चीफ्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट कर सके। अच्छा, ये तरीके का पूरी दुनिया में जो भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, वहाँ पे वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव होती है वही प्राइम मिनिस्टर जो होती है जजों को अपॉइंट करते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या वहाँ के चीफ्स हो, कोई भी हो। चलो, एक अच्छा काम हुआ कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का टेन्योर 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया गया। तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आता कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के खिलाफ हमारा मीडिया जो है, स्पेशली मीडिया, वो इतना क्यों खिलाफ है। ठीक है, ठीक है, सवाल आ गया आपका। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नहीं, उसमें 4 किस्म के सहाफ़ी हो गए आजकल। एक वज़ादार सहाफ़ी होता है, एक हवादार सहाफ़ी होता है, एक सहाफ़ी होता है। ठीक है, खान हवादार सहाफ़ी जो हवा का रुख देख के अपना नैरेटिव बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बारे में मीडिया क्यों मुखालिफ है, आप बताएं। देखिए, एक तो ये कि तरमीम जिस अंदाज से हुई उस पर तनकीद हुई और वो जायज़ तनकीद थी, ठीक है ना। आप इतना मेजर, आप आइन का हुलिया बिगाड़ने जा रहे हैं, आप अपनी जमहूरियत का एक निज़ाम का एक अहम सतून है अदलिया, उसका आप अपॉइंटमेंट प्रोसेस जजेस का आप चेंज करने जा रहे हैं। कोई उस पर पहली दफ़ा बात नहीं हुई, वो अटैम्प्ट नाकाम हुआ। फिर इन्होंने 2-3 हफ्ते लगाए और ख़ास करके बिलावल साहब ज़्यादा उन्होंने इंगेज किया लॉयर कम्युनिटी को अपने लॉयर्स के थ्रू बाकी। लेकिन फिर भी जिस अंदाज में तरमीम पास हुई, एक तो उस पर एतराज़ था। दूसरा जो सबसे बड़ा एतराज़ सामने आया वो खुद लॉयर्स की तरफ से सामने आया ना। आपके वो लॉयर्स जो किसी पार्टी के साथ अलाइन नहीं है, जिनकी साख बेहतर समझी जाती है। तो मीडिया का, मैं तो ये कहूँगा, मैं सारी मीडिया का ठेका नहीं ले रखा, लेकिन वो रिफ़्लेक्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि अगर गवर्नमेंट के सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि बहुत अच्छा नेक काम हो रहा है, इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, उस पर अगर एतराज़ात हैं, ख़ुद लॉयर कम्युनिटी के हैं, बाज़ जजेस के हैं और आपके जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, तो उसको रिफ़्लेक्ट करना हमारा काम है, ताकि कौम अगर आगे जाके ये पूरा निज़ाम जो है ये हमारे लिए एक बोझ बन जाता है, हम पैरालाइज़ हो जाते हैं, हम आज से 6 महीने बाद, साल के बाद सर पकड़ के बैठ जाते हैं, तो कोई कहने वाला हो कि जी उस वक्त भी कुछ आवाज़ें उठी थीं और ये जो कुछ किया है इन्होंने, ये सोच समझ के नहीं किया, ये अपने सियासी मफादात की खातिर, रियासती दबाव में आकर जो भी आप बात है उसके तहत किया है। तो मेरा ख्याल है वो एक हेल्दी क्रिटिसिज्म है, उसको समझना चाहिए, देखना चाहिए। मैं इसमें ये भी ऐड करना चाह रहा हूँ कि इन प्रिंसिपल ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल हमेशा कहा जाता है ना। मुझे आईनी बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के वजूद से कोई ऐसा इशू नहीं है, मुझे नीयत पे यकीनन शक है। मतलब अगर बहुत ही अच्छा काम है, ट्रांसपेरेंसी से ना किया जाए तो मशकूक हो जाए। ये होता है। समटाइम यू कैन डू द राइट थिंग्स फॉर द रॉन्ग रीजंस इन द रॉन्ग वे। दूसरी छोटी सी तस्वीर जो इन्होंने कहा ना कि वो बाकी मुल्कों में भी जो होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर, मैंने ऐसे नहीं होता कि वो जजेस, मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल तो ये नहीं है। बाज़ मुल्कों में शैम डेमोक्रेसी या इजिप्ट में शायद होता हो, लेकिन उसको हम मिसाल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। डेमोक्रेसीज़ में जहाँ पर पार्लियामेंट का से होता है तो वो पार्लियामेंट का होता है, वो एग्जीक्यूटिव का नहीं होता कि जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं वही पार्लियामेंट में की कमेटी में भी बैठे हैं, आपस में मिला जुला के उन्होंने अपने मनपसंदीदा जो अमेरिका में सेनेट मंजूरी देती है, कौन देती है? देखिए आप, मतलब सेनेट जुडिशरी कमेटी है। देखिए जैसे प्रेसिडेंट अपने पिक्स को प्रपोज कर सकता है, लेकिन फिर उनकी कन्फर्मेशन हियरिंग्स होती हैं। हियरिंग्स होती हैं, सवाल जवाब होता है और टफ सवाल जवाब। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। हाँ, अमेरिका। अच्छा, एक मिसाल वही मेरे जहन में आई है ना, इसलिए ज़्यादा ये होगा कि अगर रिपब्लिकन्स की अक्सरियत है दोनों ऐवानों में, तो उधर झुकाव रखने वाले जजेस को ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा। ट्रम्प साहब ने यही किया ना। अभी ये जो पहला एक सवाल आया था कि ट्रम्प पॉपुलर हैं, उन्होंने इतनी तबाही की, फिर भी पॉपुलिस्ट हैं, तो इस दफ़ा उन्हें जजेस ने उन्हें ये रिलीफ दिया ना कि आप फेलन हैं, क्रिमिनल आपकी कन्विक्शंस हैं। जज ने कहा नहीं आप लड़ सकते हैं इलेक्शन, तो वो लड़ लिया। ये ग्रे एरिया है ना, तो फिर वो इंटरप्रिटेशन पे आ जाता है। हाँ। चलिए वक्फा ले लें। वेलकम बैक जी। हमारे अगले कॉलर हैं मोहम्मद रियाज साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। रियाज भाई अस्सलाम वालेकुम। मुझे आवाज नहीं आ रही है आपको? अच्छा, कैसे हैं सर आप लोग? ठीक ठीक है, आप बताएं मॉडल कॉलोनी के क्या हाल है? जी सर, थैंक यू। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह इज्जत के साथ रखे और सेहतमंद रखे सर। आजकल के जो बीमारियां फैली हुई हैं इससे बचाए अल्लाह पाक। बहुत ज्यादा फैली हुई है।
सर बात यह है कि मैं दो आज मसले लेके आया हूँ आपके पास कि कराची एयरपोर्ट की तरफ जब हम जाते हैं तो अब इन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया है जी। ठीक है, अब जब वो रास्ता बंद कर दिया तो अब हम निकलते हैं मरीन हॉल्ट की तरफ और उल्टे हाथ पे जो है सिक्योरिटी पेंटिंग प्रेस आता है और फिर और डीसी ऑफिस भी आता है, यानी दोनों बहुत बड़े महकमे हैं और काफी बार। लेकिन जो वहाँ पे मसले हैं कि एक तो रोड सही कई जगह पे टूटी हुई है और जो सबसे बड़ा मसला है, चले गड्ढे तो कोई बात नहीं, छोटी मोटी का कोई नहीं, वो मैन हॉल के ढकने नहीं है वहाँ पे। और इस रोड पे अब इतना रश हो गया कि क्योंकि पूरा मलीर मॉडल कॉलोनी और एयरपोर्ट की तरफ अपना सुपर हाईवे की तरफ से जितनी आबादियां बन गई हैं ये सारी की सारी अब ये सीधा रोड को लेती हैं। तो बराए मेहरबानी ये जो हमारे वहाँ के मुतल्लिका लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि और कुछ करें ना करें या हल्की सी डेंटिंग पेंटिंग कर दे और ये जो मैन हॉल के ढकने हैं ना ये इनको लगा दें। ठीक है वाला हो ना हो। ठीक है सर। हाँ वेरी क्विकली बताइए। सॉरी आ रही है सर। जी बताइए। जी सेकेंडली हमारे इलाके में तकरीबन मॉडल कॉलोनी फाटक से लेके मॉडल मोड़ तक 1 किलोमीटर की एक मेन शाहरा है जो जिसका अभी जो है वो टेंडर हो गया है, तो वो बनाने के लिए है, बनवाने के उसमें कि ये इसको जल्द से जल्द ठीक है। अच्छा ये एयरपोर्ट जो है हमारा ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है या डिस्ट्रिक्ट मलीर है? ये ईस्ट में होना चाहिए अखलाकी तौर पे, क्योंकि तकरीबन ये जाके मलीर कैंट के साथ लगता है, तो मुझे था कि शायद ये शायद मलीर, लेकिन जो भी है लेकिन जो भी है मैनहोल के कवर तो होने चाहिए। अगर आप गए हो रिसेंटली एयरपोर्ट जब से ये चाइनीज़ वाला वाकया हुआ अक्टूबर 7 को, तो वहाँ पे पूरा एक डिटोर बना हुआ है और आज की खबर मैं पढ़ रहा था कि अब वो ये कर रहे हैं कि जी एयरपोर्ट पे अगर आप जाएंगे पिक एंड ड्रॉप करने के लिए तो प्रिंट आउट होना चाहिए, प्रिंट आउट होना चाहिए और साथ जो होता है ना हमारे क्या पूरी गाड़ी भर के जा रही है, इस पे पहले भी इन्होंने सख्ती की थी वैसे वो तो लेकिन हाँ वो एक आदमी जाएगा तो ठीक है। एक और जो आखिरी चीज़ अगर हम एयरपोर्ट की ही बात कर रहे हैं तो यार खुदा के लिए ये जो वार्ड है ना, वो जो वांड नहीं इस्तेमाल करते, वो जो आता है यूं चलता हुआ ना, वो यूं चलता हुआ, अगर ये वही वांड है जो मेरा ख्याल है तो इनके जो जिन्होंने ये बनाया था ना उनको जेल की सज़ा मिली थी कि आपने फ्रॉड किया है। इराक में ये बहुत बड़ा स्कैंडल। हाँ खिलौना है यार, खिलौना है बॉस। अच्छा वो जो बेचारा जब भी मैं जाता हूँ ना, वो जो आता है ना तो पहले शीशे नीचे कराता है ना, कहता है कि कहाँ जा रहे हैं, मैं कहता हूँ मैं कोई भी रैंडम नाम ले लेता हूँ कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, इनको क्या पता आदे सा बाबा, ठीक है ना। फिर वो कहता है कि गाड़ी में वेपन तो नहीं है, तो मैं कहता हूँ नहीं, ज़ाहिर है नहीं है, तो नहीं रखते। लेकिन मैं ऐसे लोगों के साथ जा चुका हूँ जो रखते हैं, उसके इस स्कैनर ने कुछ नहीं पकड़ा। वो स्कैनर एक्सप्लोसिव्स के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी नहीं डिटेक्ट कर सकता। वैसे तुम्हें कहना चाहिए मैं खुद वेपन नहीं, मैं आई एम अ वेपन एनीवे। बारह वो मजाक नहीं समझते, वो तंबू कर लेंगे। मैं तो हमेशा मजाक चल रहा होता है उनके साथ यार, बोलने का अंदाज की बात है। किसी दिन तुम्हें उतार लेंगे गाड़ी से, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मजाक नहीं है, हमारा हेलो हाय है यार, हम कानून का एहतराम करते हैं। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा मजाक समझने वाला। मैं मुस्कुरा के कहता हूँ ना, आप कहोगे तो कभी कभी तो हम नहीं समझते, वो बेचारा कैसे समझ गया। कारी अब्दुल सत्तार साहब हैं डहर की से, अस्सलाम वालेकुम जी। सर मुझे इंतहाई मसर्रत दामनगीर है कि मैं एक सवाल की सूरत में अपना दर्द जो है वो दानिश्वरों के सुपुर्द कर रहा हूँ। सर गुजारिश ये है कि ये 26वीं आईनी तरमीम हुई, इसके नतीजे में सर आईनी बेंच भी बन गया, सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ गई और सर कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब को ऑर्डर मिल गया कि 50 करोड़ से कम मालियत के बदनवानी के मामलात की तहकीकात आप बंद कर दें। सर मेरा सवाल और दर्द ये है, सर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ सूद के कारोबार के लिए इसी तरमीम में कहा गया कि 2028 तक इस मामले को वाइंड अप कर लें जी। अच्छा, और सर जबकि अल्लाह ताला ने 1450 साल पहले जी ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उनकी मर्जी से हुआ है 2028 की जो डेडलाइन है। बस ये कुरान पाक का वो सुन ले सर, फिर आप इस पे जरूर। सूद हराम है सर, सूद हराम है, मालूम है सर, मालूम है। अल्लाह ताला ने पहले ही फरमा दिया अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यकूमुना इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी
यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस से, वो लोग जो सूद खाते हैं कयामत के दिन न खड़े होंगे मगर जैसे खड़ा होता है वो जिसे शैतान ने छू कर मबहूत कर दिया हो। सर कारी साहब बहुत शुक्रिया सरकार, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जाहिर है कि हमें बचपन से ही ये सबक बताया गया है कि ये हराम है, सुना है मैंने। वो एक अलग बात है कि कहने पे अमल करना जो है वो एक दो मुख्तलिफ चीज़ें अच्छा, ये जो तरमीम हुई इसी में ये भी सिलसिला डाल दिया गया फजलुर रहमान ये साहब को 2028 तक नहीं होगा। आपने अक्सर एड्स भी देखे होंगे, सेविंग ह्यूमैनिटी फ्रॉम रिबा, आपने जी 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 आजकल भी लगे हैं। नहीं, आई नो बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं इस बारे में, लेकिन जहाँ तक मैं देख पाया हूँ जब आप IMF से कर्ज लेंगे आप क्या, लेकिन मसला ये है कि बैंकों ने बिल्कुल एक अलग इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग शुरू की है। तो ये जो लोग हैं जो सूद को सख्ती से वो कहते हैं कि जी किसी सूरत में नहीं चाहिए, तो उनके लिए रास्ता तो बरसों से पॉसिबल है, बरसों है। और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की अब एक बैंकिंग हो रही है। इट इज ह्यूज। वो एक अलग बात है कि इसके ऊपर वो एक रास्ता तो है ना, दो राय हैं। ठीक है, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया है, लेकिन फिर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने भी आज शायद कहा है कि VPN का इस्तेमाल गैर शरई है। बहरहाल इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। अब्दुल लतीफ़ साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अब्दुल लतीफ़ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो मैंने एक सवाल थोड़ा छोटा मोटा करना था। ये है कि आज खबरें जैसे मतलब एक 2-3 दिनों से खबरें आ रही है कि स्टॉक मार्केट माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई पाकिस्तान की, और तकरीबन जो है ना 95,000 इस तरीके से मतलब उसका इंडेक्स चला गया है। और समझ नहीं, आप दोबारा बोलिए, आहिस्ता बोलिए, दोबारा बोलिए। गालिबन आप स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स की बात कर रहे हैं। जी 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 सर, मैं यही बात कर रहा हूँ। स्टॉक एक्सचेंज माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है जी। और दूसरा ये है कि IMF से भी जो दोबारा बात हुई माशाल्लाह वो भी बड़ी अच्छी कामयाब हुई है। तो सर ये जरा मैं पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे बिजली के बिलों में और गैस के बिलों में रिलीफ कब मिलेगा? ये तो वही 201 यूनिट अगर हो जाता, 200 यूनिट तो सही है, लेकिन 201 जैसे ही चला जाता तो 6 महीने से सजा भुगत रहे हैं, मतलब उसके जो है टैरिफ जो 27-28 रुपये यूनिट पड़ रहा है। जी जी, मैंने जहाँ तक सुना है ये जो सर्दियों के बिल आ रहे हैं उसमें चूँकि कंजम्पशन कम हो जाती है और हुकूमत को सर्कुलर डेक्ट की मद में ज़्यादा देना पड़ेगा, बिजली कम इस्तेमाल होगी, तो वो शहरियों को तरगीब दे रहे हैं कि वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें। सर्दियों में गैस की तो वैसी लोड शेडिंग होती है, तो उसके लिए पंजाब की हद तक तो मैंने सुना है कि खासी रिलीफ दे रहे हैं अगले बिलों में, और शायद सिंध वाले भी देंगे। या सर्दी कम से कम सर्दियों की हद तक है। नहीं, लेकिन वैसे ही अगर आपकी बिजली की कंजम्पशन कम हो जाती है सर्दियों में तो आपका बिल तो कम होगा। पंजाब ने जो रिलीफ दिया था उस पर IMF ने एतराज़ किया था। नहीं, वो पुरानी बात है। अब जो है नई पॉलिसी आ रही है। लगारी साहब दिसंबर वाली की बात, लगारी साहब बता रहे थे जो बिजली और पानी के वजीर हैं। वैसे यार अगर ओवर प्रोडक्शन है आपके पास बिजली की तो आई थिंक द बेस्ट, तो किस तरह निकालेंगे? या तो फिर बिटकॉइन माइनिंग करो, उसमें बहुत बिजली जाती है। बिटकॉइन अगर शाम तक अंगूर नहीं बिक रहे तो 250 की बजाय 150 पे आ जाती है ना ये तो क्या करें? नीलंबर छाछरों से अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम नीलंबर साहब। सर जनाब क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? जी शुक्रिया सर जी। आजकल जो बड़ा एक इशू चल रहा है पंजाब में फोक का, क्लाइमेट चेंज और इस पे जी, तो मैं डिस्कस ये करना चाह रहा हूँ कि हमारे मोहतरम बिलावल साहब ने कहा है कि कराची आ जाएं। कराची फोक से नहीं है मुतासिर, ठीक है। ये उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में मजाक के तौर पे कहा है। अच्छा, ये मतलब सियासतदान मजाक भी करते हैं इतने बड़े लीडर? मुझे नहीं लगता इनको तो। क्यों, सियासतदान इंसान नहीं है सर? सब मजाक करते हैं सर कितने रोज हमारे साथ मजाक करते हैं। तिहाइयों से मजाक हो रहा है हमारे साथ सर, आप कह रहे हैं मजाक नहीं करते, क्या हो गया? इनको तो सीरियस होना चाहिए। ये बहुत बड़ा इशू है जो आइंदा सालों में हमें वो ठीक है, लेकिन ये जो उन्होंने ट्वीट किया या एक्स कह लें जो भी किया है, ये तो उन्होंने बहुत ही लाइटर वे में किया है। इसके अलावा अगर कोई वो सीरियस बात करें तो उस पर तबसरा कीजिए आप। ये मेरा ख्याल है ये कहना चाह रहे हैं कि बात इनसेंसिटिव है कि पूरा एक सूबा आपका उसमें है, उस पर उन्हें आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको नहीं करना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था।
मैं कह रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज, फोक और डिजास्टर मैनेजमेंट, इस पे मजाक नहीं करना चाहिए, इसको सीरियस लेना चाहिए। देखें, हम एज ए नेशन मुतासर हो रहे हैं। बिल्कुल, जब आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप मजाक ही करते हैं। हमें एज ए लीडर इनको सीरियस लेना चाहिए, हमें अपनी पॉलिसी बयान करना चाहिए। ठीक है, कि हमें आइंदा नेक्स्ट 5-10 साल में क्या करना है। सही, अच्छी बात नहीं बिल्कुल नील साहब, क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है। अच्छा, जब हमारे यहाँ फ्लड्स आए थे सिंध में, उस टाइम पे बिलावल साहब ने बहुत एक्टिवली उसको उजागर किया और भागदौड़ की कि फंड्स आएँ, हम घर तामीर करें। पाकिस्तान पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा था। हसन साहब ने भी तबसरा किया था, सही वीनस बना पड़ा। हाँ वीनस तो लेकिन उस टाइम पे एक लीडरशिप दिखाई थी। लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि क्लाइमेट चेंज के जो असरात तबाही है सिंध में हो तो आप सीरियस हो जाएं, पंजाब में हो तो फिर आप जो है ना मजाक करें। तो ये सेंटिमेंट मैंने काफ़ी लोगों से सुना कि यार ये क्या ट्वीट थी बिलावल साहब की। आउट ऑफ हमारे सारे लीडर्स में उनको लगता है कि थोड़ा निस्बतन ज़्यादा पता है क्लाइमेट चेंज के बारे में, फिर उस बंदे की तरफ से ऐसा आए तो लोग कहते हैं यार ये ठीक नहीं था, ये उनको इस पर गौर करना चाहिए। कौन है हमारे साथ? हमें एक ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक है हमारे साथ। हाँ, ब्रेक है हमारे साथ। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं मतीन अहमद साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम मतीन साहब। हेलो, आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल खैरियत। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ, एक हमारा जो चल रहा है मामला स्मॉग के हवाले से। जी, आप लोग तो कराची में बैठे हुए हैं जी। कराची में तो ये इशू इतना नहीं बेहतर है नहीं है, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में, पंजाब में बहुत है, बहुत ज्यादा है। और फिर दावत भी है सबको कि इस्लामाबाद कराची आ जाए, अच्छी बात है, आना चाहिए। लेकिन इसका जो एक दूरस्थ इलाज है, ये कोई शॉर्ट टर्म इलाज नहीं है। स्मॉग की हिस्ट्री को आप देखें ना तो 1940 लंदन सिटी पी सूप्स वर्स्ट मुतासर हुआ था। या और उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट के थ्रू रेगुलेशंस की थी और लंदन सिटी में घरों में तमाम जगहों पर जो हीटिंग सिस्टम के लिए फायर प्लेसेस बनाए गए थे जहां कोयला और लकड़ी जलाया जाता था, उस पर पाबंदी लगा दी थी। और वो तमाम लंदन शहर में से फायर प्लेसेस खत्म कर दिए गए थे और इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम कायम कर दिया गया था। और वो आज तक चल रहा है। लंदन सिटी नाउ स्मॉग फ्री। जी। दूसरा जो काम उन्होंने किया था वो एक कॉन्सेप्ट है अर्बन फॉरेस्ट का। बिल्कुल। लंदन सिटी इज द बिगेस्ट अर्बन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। जी। सेकंड नंबर पे आता है टोक्यो सिटी, द सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट अर्बन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो लंदन शहर में इस वक्त अराउंड 1 करोड़ प्लांट्स लगे हुए हैं जो वहाँ की एयर को क्लीन करते हैं, कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है टू कैटर द स्मॉग इशू, इसमें हमें ये अर्बन फॉरेस्ट की तरफ आना चाहिए। इस पर हुकूमतों को संजीदगी से सोचना चाहिए जी कि शहरों में ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन की जाए। और अर्बन फॉरेस्ट इज लाइक अ फॉरेस्ट इन द सिटी एरियाज। थिक फॉरेस्ट मीन्स अ थिक। जी 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 मैं पता है, ठीक है ना। और उसके अंदर सिंध गवर्नमेंट का मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आपको ये पता होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा अर्बन फॉरेस्ट है वो कराची। जी बिल्कुल। एक तो हिल पार्क में बनाया है और एक ऑफ शोर बनाया है, वो बीच की तरफ। जी, बीच की तरफ जहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट थे वहां पर वो दोबारा ग्रो किया है। और वहाँ पे जो इकोसिस्टम खत्म हो गया था, जो बर्ड्स फ्लाई कर गए थे, वो सारा इकोसिस्टम दोबारा वहाँ पे बहाल होना शुरू हो रहा है और दरख्तों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो काम असल में करने वाले ये हैं बिल्कुल कि और दूसरा ये जो वेस्ट है इंडस्ट्रीज का, व्हीकल्स का, उसके अंदर ये सबसे बड़ा फैक्टर हमारी पोल्यूशन में ट्रांसपोर्ट है जी, जिसके अंदर जो है वो प्रॉपरली मेंटेन गाड़ियां होती नहीं हैं, चलती हैं तो धुआं देती हैं। इंडस्ट्री है उसके अंदर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं होते हैं
तो ये दो चीजों को कैटेगरी कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ठीक है मजीद बिल्कुल सही। ये सब चीजें ये आजकल हम देख रहे हैं, इस पे काफी डिस्कशन हो रही है। के साथ बात हो रही थी, लंदन के जो पी सूप फॉक्स थे ना, और हालिया मिसाल तो है चाइना की, बीजिंग, चाइना की देखें, बीजिंग की देखें, तो बिल्कुल हमने कितनी दफा दिखाए भी हैं, दिखाए भी देखे क्या जबरदस्त, हमने शुरू में प्रोग्राम भी किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दासिर महमूद साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, पहले तो मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ, यहाँ पे भी देखता हूँ और यूरोप में भी देखता हूँ, क्योंकि मैं यूरोप में होता हूँ, माल्टा में, और वहाँ पे आपका प्रोग्राम देखता हूँ मैं। ठीक है जी। अच्छा देखें, मेरा आपसे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता आपका टाइम बहुत कीमती है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। माशाल्लाह आप तीनों दानिश्वर बैठे हुए, जब ये कराची में धमाके होते हैं, जब कारसाज पे हमला होता है, तो ये जो सिक्योरिटी लैप्स होता है, जो कि इनसिक्योर चीजें होती है, उनके कभी नाम नहीं आते कि कौन से चौकी पे कौन बंदा बैठा था, वहां से गाड़ी कैसे निकली। ये इनकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होती इन चीजों की? ये क्या वजह है? होती है, होती तो है सर, होती है कहाँ होती है? नहीं होती है लेकिन किसको सजा मिलती है सर? यूजुअली कि नेग्लिजेंस अगर हुई है किसी की, या किसी ने मतलब उसको सहूलतकारी उसकी की है, जैसे अभी हालिया मिसाल ये जो कराची एयरपोर्ट पर जो के नज़दीक जो चाइनीज पर अटैक हुआ है, तो उन्होंने ट्रेस तो किया है। बिल्कुल वो बताएं पेशावर का जो भी पेशावर का बताएं, पेशावर में जो पुलिस लाइन में जो हमला हुआ था, जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले शहीद हो गए थे, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद अभी ये गवर्नमेंट ने कहा है, दावा है गवर्नमेंट का, कि उन्होंने एक पुलिस वाले को पकड़ा जो कितने पैसों के, उसका एक बाली बयान भी है ऑन एयर है। 2 लाख रुपए में उसने अपने 100 भाइयों को कत्ल करा। हाँ, मतलब ये गवर्नमेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, या क्योंकि जब इतना बड़ा सान्या हो जाए, ये जो कराची में हुआ है, जिससे हमारे और चीन के ताल्लुकात हिल गए हैं, तो वो उस रूट पे तो वो हर बंदे से जो मशकूक है उससे बात होगी, और फिर कुछ चीज़ें वो शेयर करते हैं पब्लिक डोमेन में, कुछ नहीं करते। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको शायद मतलब दुख और शायद गुस्सा इस बात का है कि उस तरह ना, मतलब उस तरह निशानदेही नहीं होती जिस तरह हम शायद चाहते हैं कि यार ये बंदा था, इसकी नेग्लिजेंस है और इसको हमने अब, जैसे बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, जैसे बेनज़ीर भुट्टो, जैसे लियाकत अली खान की शहादत है, ये इस तरह के कारसाज, मेरा ख्याल है कि ये बेनज़ीर भुट्टो वाले। जी हाँ, वही लेकिन हम देखो घूम फिर के फिर हम आते हैं कि वो सुसाइड बॉम्बर को अगर वो आ रहा है इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव लेके, तो उसको क्या कोई इशारे से रोकेगा? उसमें तो शायद कोई, और उसका वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात। तो हमारे साथ डॉक्टर अतहर हैं शारजा से। सर जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सर जी शुक्रिया, आप बताएं। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी जी, कि हुकूमत से अर्ज ही कर सकते हैं हम, क्या हुकूमत पाकिस्तान से अर्ज ही कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई बाहर से कोई काबिल एहतराम शख्सियत, बुजुर्ग मौलाना साहब बुलाया जाए, तो उनसे ये रिक्वेस्ट कर ली जाए कि सवाल करने वालों से गुफ्तगू शाइस्तगी से कर लिया करें। सर अव्वल तो इसकी जरूरत ही नहीं है बाहर से बुलवाने की, हमारे पास माशाल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन है, हमें तो इनमें से कुछ को बरामद करके जरिए मुबादला कमाना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए उनको। जी बिल्कुल। लेकिन कम से कम अब देखिए, आप 3 लोग बैठे हैं, आप बात सुनते हैं और उसके मुताबिक जवाब देते हैं। मैं ये समझने से काफिल हूँ कि इतने बड़े आलिम दीन, हम तो उनकी शान में गुस्ताखी का सोच भी नहीं सकते, क्यों वाजिबुल कत्ल हो जाए खामखा। उनका रवैया लोगों के सवाल पर कुछ इस तरह एग्रेसिव होता है जैसे जमीन मार ली हो बंदे ने। आपकी वसातत से ये रिक्वेस्ट थी कि लोगों को बुनियादी पहले बात बताई जाए, भाई सवाल करने वाला भी कोई इंसान होता है, अगर वो इंसान ना भी हो ना, अगर आप उसको कुत्ते का बच्चा भी समझ लो, तो यार बाहर की दुनिया में कुत्ते के भी इतने राइट है। मैं तो हैरान हूँ कि कुत्ता नहीं है। चले ठीक है, सही बात है आपकी, सवाल करना आवाम का हक है। वैसे हमने जो इसी मौजू पर हमने एक प्रोग्राम किया था, मेरा ख्याल है कि कमोपेश जो बातें आप आज कर रहे हैं, हमने उस दिन भी वही की थी कि यार मतलब ऐसा नहीं है कि तू कौन होता है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, सवाल पूछा है तूने, हाउ डेयर यू। अब मैं मतलब जानते नहीं हो मैं कौन हूं। अब मैं 50 विकिपीडिया रेफरेंसेस से ना तुझे मारूंगा। यार यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी शायद, वो
जिन्होंने सवाल किया था, और स्टूडेंट्स को तो अब इनकरेज करना चाहिए सवाल। देखिए मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने अपने आप को ही नुकसान दिया और किसी। अच्छा, और सवाल पूरी तरह समझ के बाद उन्होंने जो अनजान बनने की अदाकारी की ना, ये वाह 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 वाह। लेकिन बात आपकी सही है, हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तो वैसे है ना कि गंदम का सरप्लस बम्पर क्रॉप हो गया, ऊपर से आप गंदम मंगवा रहे हो यार। हमारे काम ही उल्टे हैं। हम ही उल्टे हैं। चलें जी, आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, आपसे पीर को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।